हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फ्री सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा दिल्ली जुडिशियल सर्विस का। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उसको पूरा करेंगे। और जो एलएलएम है, क्लैट है, या फिर आपका हायर जुडिशरी है, सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाहिए। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, कोई भी हो, तो लेमैन हो, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको चलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ जो भी मैं चीज़ें बताऊँगी उसको अंडरलाइन करना है, और आपको बेरेक और नोटबुक के साथ बैठना है और अपना 100% कंसंट्रेशन रखना है। इससे क्या होगा, इससे जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ तो ऐसे पूरा होगा नहीं है। आपको मैं ऐसे पढ़ाती जाऊँ, आप सोचिए हम खुद से पढ़ लें, कर लेंगे, ऐसे तो बहुत हैं करने वाले, लेकिन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारे डेली बेस्ड जो हमारी लाइफ है उस पर टिका हुआ है। जैसे कि आपका वेजिटेबल खरीद रहे हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपका दूध वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी मेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी के साथ भी काम कुछ करवाना चाह रहे हैं उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। आप इस दुनिया में रहते हैं, आप किसी को कुछ करने को कह रहे हैं, वो आपको उसके बदले में कुछ दे रहा है, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आगे समझेंगे कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स को समझते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अब कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार के होते हैं, चैप्टराइजेशन कैसे किया जाएगा, ओवरव्यू एक्ट का कैसे लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो लोग आपस में मिल करके किसी एग्रीमेंट में एंटर होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज में आपको मैंने बता दिया कि जिन जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, काम करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या क्या इसमें बेरक में हमें बता रखा है। अब बेरक में वैसे तो बहुत सारे मतलब चैप्टर हमारे दिए गए हैं। वैसे प्री का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे वो सब मैं इसमें साथ साथ ही लेती चलूँगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको स्पेशल उसके लिए कुछ बता पाऊँगी, तो जो जो मैं बोलती जाऊँ वो आप टिक मार्क करते जाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चैप्टराइजेशन करना होता है। किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो जो है अपने साथ साथ किन किन चीज़ों को लिए हुए है। ठीक है, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा कोई हाथी है या कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ है, उसको आपको तोड़ना है। जैसे मकान है, अब मकान को तोड़ के बनाना होता है तो एकदम तो टूट नहीं जाता, तो धीरे धीरे करके कहीं से एक कमरा तोड़ेंगे, कहीं से दीवार तोड़ेंगे, कहीं से कुछ तोड़ेंगे, तब जाके वो पूरा घर टूट पाता है। तो दैट इज़ सेम थिंग यहाँ पर भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें काफ़ी सारे सेक्शन हैं। पहली बात, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, और दूसरी बात, हमें समझना सारा है, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ इसमें इग्नोर करनी है, क्या क्या चीज़ हमें छोड़नी है, वो तो हम देखेंगे ना। मतलब ये है कि बिना पूरा ऑब्जर्व किए, उसका ओवरव्यू लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बेरक को उठा लें। बेरक को उठाने के लिए आपको क्या करना है, बेरक को उठा के आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें क्या क्या बात की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें प्रिलिमिनरी की बता रखा है कि भाई जो प्रिलिमिनरी है उसमें क्या क्या दिया गया है, चैप्टर 1 में क्या दिया गया है। इसमें चैप्टर 1 में दिया है, मतलब सबसे बड़ी बात ये कि देखो उसका चैप्टर 1 ही सेक्शन 3 से शुरू हो रहा है। तो चैप्टर 1 में क्या दिया, ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मतलब कम्युनिकेशन कब आपकी कंप्लीट होगी, कब आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब होगा, वो सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 1 में दी हैं। चैप्टर 2 में उन्होंने बताया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, कौन से वॉइडेबल होंगे। ठीक है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट आप जो एग्रीमेंट हैं वो कब आपके कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इस तरह से पूरा ही आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में मैं आपको जो ग्रुप में भेजा है या मैं भेज दूंगी आपको, और तो उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टराइजेशन कर लेना कि किस तरीके से आप अपनी नोटबुक में, क्योंकि बिना नोट्स बनाए कुछ होगा नहीं, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जुडिशरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे शॉर्टकट जैसा कुछ है नहीं है।
ठीक है, एलएलबी को कह लो या एलएलएम को कह लो, ये तो हम फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर बात बहुत सीरियस है, यहाँ पे आपको पूरा इसको खंगालना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि अपने साथ साथ क्या क्या ले रहा है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो ये आप हेडिंग के साथ चैप्टर लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कौन से चैप्टर इसमें से रिमूव हो गए हैं, कौन से हमें पढ़ने हैं, कौन से हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया, इस तरह से आप इसका चैप्टराइजेशन करेंगे स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब उसके बाद इसमें चैप्टर आपका चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 को आप देखिए, चैप्टर 7 को इसमें रिपील कर दिया गया है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट से सेक्शन 239 टू 266 को हटा के टीपीए में डाल दिया। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेक्शन 1 टू 75, और उसमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके कितने हैं, सेक्शन 1 टू 30, जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हो। उसके बाद अगर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो आपके 8 टू 10 में आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। तो हमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे डेली बेसिस पे हो रहे हैं वो हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसका, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट क्या है। तो सबसे पहली बात, इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी, 1 सितंबर 1872 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। और ये बन के कब तैयार हुआ आपका, बन के तैयार हुआ आपका 25 अप्रैल को। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसमें टोटल सेक्शन और चैप्टर कितने हैं, ये प्री का क्वेश्चन है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से काफ़ी सारे सेक्शंस को, काफ़ी सारे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, तो अब ये क्वेश्चन नहीं उठता। ठीक है, तो दूसरी बात, ये ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इसको अदर लॉ के पास भी हेल्प के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि अदर लॉ में आपको जैसे अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एसआरए में जाना पड़ेगा, टीपीए में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके साथ में क्या इसका मतलब रिलेशन है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो मतलब इन वन वर्ड बात ये है कि ये कंप्लीट नहीं है, इसको और एक्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको इनका डिवीज़न कर देना है। डिवीज़न जो मैंने अभी आपको बताया, मैप बना के, साइनॉप्सिस बना के डिवाइड करके आपको इसको समझना होगा। ठीक है, अब चलिए फिर, अब उसके बाद बेरेक में आप साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शॉर्ट टाइटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शॉर्ट टाइटल क्या होता है, शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है कि इसका टाइटल क्या है, तो इस कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंड क्या है, होल ऑफ द इंडिया पे है, फ्रॉम द डेट ऑफ 31 अक्टूबर 2019 से। ये आपका प्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेविंग्स आ गया। सेविंग्स का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों, इसके भले इस एक्ट के होते हुए भी कुछ लॉ को, कुछ चीज़ों को सेव किया गया है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होता है, अब जैसे कई लॉ में आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखा होता है, डेफिनेशन क्लॉज लिखा होता है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो लॉ है या जो कोई भी चीज़ है, किसी वर्ड को इंटरप्रिटेट करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब ट्राई करता है इंटरप्रिटेट अ लीगल कॉन्सेप्ट, मतलब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ट्राई किया जाता है। ठीक है, और डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि कई एक्ट में डेफिनेशन होती है, उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वो तो आपको सीधा लीगल कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं कि इस बात का मतलब ये है। और इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, कोशिश कर रहा है कि आप इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी। तो चलिए, अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज को आप याद कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हस्बैंड वाइफ का, कि हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है तुम सारा दिन चुप रहोगी ना, तो मैं तुमको क्या करूँगा, एक गोल्ड का नेकलेस ला के दूंगा। अब उसने क्या किया, प्रपोजल रखा अपनी वाइफ के सामने। अब ये मैं आपको सेक्शन 2 बता रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। प्रपोजल रखा अपनी वाइफ के सामने, सेक्शन 2 में 2 का ए कहता है प्रपोजल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप देखें, बेरक को देखें, 2 के बाद वो प्रॉमिस की बात करते हैं कि आपने प्रपोजल रखा, फिर प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस मतलब एक्सेप्टेंस हुआ, फिर वाइफ ने कहा ठीक है जी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सारा दिन चुप रहूँगी, तुम मेरे को फिर ला के देना जो भी लाना है, मतलब नेकलेस ला के देना। अब हुआ ये कि उसने जो है, अब यहाँ पर
जो ये नीचे लिखा है प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब यहाँ पे प्रोमिसर कौन है? सी में देखिए, सी में लिखा है प्रोमिसर। प्रोमिसर किसे कहेंगे? यहाँ पे प्रोमिसर हस्बैंड को कहेंगे, उसने क्या रखा है? प्रपोजल रखा वाइफ के सामने। प्रोमिसी किसे कहेंगे? प्रोमिसी वाइफ को कहेंगे कि उसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कंसिडरेशन की बात करता है। अब कंसिडरेशन क्या है? अब वाइफ सारा दिन चुप रही, ठीक है। अब उसने मांगा गोल्ड का नेकलेस। जी देखो, ऐसे आपने मेरे से प्रपोजल रखा था, आपने मेरे सामने ये एक ऑफ़र रखा था, ठीक है, कि तुम जो है चुप रहोगी तो मैं तुम्हें ये ला करके दूंगा, तो अब आप मुझे दें। अब अगर वो दे देता है, वैसे तो देगा नहीं क्योंकि ये तो क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल है नहीं, लेकिन अगर वो दे देता है तो वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे जो पेड बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें क्या है? उसमें जो वो मुझे पैसे दे रहे हैं वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और जो मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ वो उनके लिए कंसिडरेशन है। तो दोनों ही तरह से, दोनों ही साइड से क्या हो रहा है? कंसिडरेशन मिल रहा है। लेकिन कंसिडरेशन किसके बेस पे मिलता है? आपके प्रॉमिस के, यानी एक्सेप्टेंस के बेस पे मिलता है। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे कंसिडरेशन मिल जाएगा। फ्रॉम द वन साइड कंसिडरेशन नहीं मिलता। उसके बाद आपका आ जाता है एग्रीमेंट। तो उसके बाद जो आपका एक कंसिडरेशन आ जाता है, उसमें क्या है? उसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए आप एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट क्या होता है? अब जैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी आपका डिफरेंस है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट एक तरह से, जैसे कि कोई भी एग्रीमेंट आपने कर लिया, लेकिन वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता जब तक कि उसमें लीगल ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जब तक कि वो लॉफुल ना हो तब तक वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। ये ऐसे है जैसे मैंने समझाया था लाइव क्लासेस में। लाइव क्लास की उसको हमने डिलीट कर दिया क्योंकि वो थोड़ी मिस्टेक थी उसमें। तो जैसे कि नोटिस होता है और आपका लीगल नोटिस होता है। नोटिस में क्या होता है? नोटिस नॉर्मल है कि हम आपको कह रहे हैं आप ये काम कर लीजिए, लेकिन लीगल नोटिस का मतलब होता है कि हम आपको चेता रही है, मतलब हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप अपनी आदतों को सुधार लीजिए, अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो इसका मतलब क्या है? हम लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं कि अगर आप प्यार से मान चाहिए तो वो नहीं मानते। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जब कोई भी चीज़ लीगली इन्फोर्सेबल हो जाती है तो इस कॉल्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज देखिए लिखा है एग्रीमेंट में, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जहाँ पे आपका क्या है? आपका सेट ऑफ प्रॉमिस है, मतलब दोनों तरफ से प्रॉमिस है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आपने मुझसे, तो ये सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब दोनों साइड से, फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड्स कॉल्ड लीगल वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस दिखेंगे आपको, ठीक है। और जो वो 2 प्रॉमिस हैं वही क्या है? वही आपकी रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाते हैं। तो ये बात जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आपने मुझसे प्रॉमिस किया, आपने मुझसे कहा जी नहीं हम पढ़ेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया। तो सेट ऑफ प्रॉमिस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जो 2F बात करता है। अब देखिए इसमें ना जो मैंने आपको बता रही हूँ, जो डेफिनेशन बता रही हूँ, ये आपको रटनी पड़ेगी। इसमें ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। प्री के एग्ज़ाम के लिए ये डेफिनेशन पूछ देता है, बाकी क्लियर कॉन्सेप्ट को रखेंगे लेकिन डेफिनेशन को याद कर लेंगे, बिना याद करे कोई ऑप्शन है नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया, अब वो वाइफ चली गई कोर्ट और कहने लगी जी नहीं आप जो है मेरे को तो ला के दो ये नेकलेस, तो क्या ये इन्फोर्सेबल होगा? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि ये लीगली इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 इस टॉक्स अबाउट क्या कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे उन्होंने कुछ एसेंशियल बताए हैं। तो हम ना सीधा सीधा नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा तो कोई भी पढ़ ले, हमें देखना है कॉन्सेप्ट को समझते हुए दिमाग में बिठाना है। तो क्वेश्चन ये उठ के आ जाता है, तो जी कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? तो सेक्शन 10 के जो एसेंशियल हैं आप उनको देखेंगे। मैंने बता दिया, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, लीगली ऑब्जेक्ट होना चाहिए और फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ हैं तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड
कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर इसमें से एक भी नहीं है या एक की भी मिसिंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सिबल होगा या नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैंने सिर्फ आज डेफिनेशन क्लॉज को पूरा किया, वॉइड और वॉइडेबल रहता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। कल से हम सीरियसली लेके चीज़ों को चलेंगे। तो आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। ये फ्री सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियसली पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा गाइडेंस का या थोड़ा सा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि कैसे करें, थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर तरह से सपोर्ट करने की। तो ठीक है, तो कल हम मिलते हैं और जो हमारा ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मेरे को सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।